तो प्रॉब्लम ये होता है जब हम जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी बनी हुई है, जो पहले एजुकेशन सिस्टम थी आज़ादी से पहले और इवन ब्रिटिश आने से पहले, इफ आई टू बी प्रिसाइजली मोर अर्ली 1600, सो ब्रिटिश आने के बाद जैसे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा गया 1835 में, एक्ट लाया गया, मैकॉले ने सर्वे किया, उसके बाद सारा रेस्ट यू नो इस हिस्ट्री। दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, पीपल लाइक राजा राम मोहन राय, जो कि सबसे पहले ब्राउन साहब बने, पूरा ब्रेन वॉश्ड हुए, इंग्लैंड में गए, वही चीज़ आन के यहाँ पे उनका प्रीचिंग करने लगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया धीरे धीरे। और उसके वजह से आज उसका दिन है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। नाम तो बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय नाम है, काम करते हैं सारे राष्ट्र विरोधी काम। देखो इनके जितने, हमें जो पढ़ाया गया बचपन से, कितने जनरेशन चले गए, 78 से मेरे ख्याल से शुरू हुआ इनका काम, और ये बोर्ड का गठन हुआ, और इसमें बैठे सारे वामपंथी, कम्युनिस्ट ने बनाया हुआ है। उनका आइडिया ही वही था, हम तो हमेशा इतने छोटे से पार्टी है, नेशनल पार्टी हमेशा रहेंगे नहीं, तो क्यों ना क्यों हम एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तो उसको क्या करेंगे इंस्टीट्यूट के थ्रू, वही जो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म का जो प्रोपोगंडा है उसको फैलाएंगे, लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे। अरे भाई, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म उन कंट्रीज में चाहिए जहाँ पे बेसिक राइट्स नहीं थी। कंट्रीज लाइक फ्रांस, रशिया, जर्मनी, वहाँ पे औरतों के लिए वोटिंग राइट्स नहीं थी, औरत काम कर रही थी फैक्ट्री में, उनको इक्वल सैलरी नहीं मिल रही थी। हमारे यहाँ पे ऐसा थोड़ी है। हमारे यहाँ पे तो ऋषिकाएं हैं जो लोग इवन वेद का पाठन कर रहे, वेद का लेखन कर रहे हैं। हमारी कितने रानी है, बहादुर रानी, जो इन्होंने पूरा का पूरा किंगडम चलाया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पोर्तुगीज, व्हेन पोर्तुगीज ट्राइंग टू कॉन्कर इंडिया, व्हेन डेनिश केम, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो, इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो उसमें आप देखोगे उनके बारे में तो पढ़ाया जाता नहीं है इतिहास में, क्योंकि जो असली इतिहास है, इतिहास को तो निकाल के हिस्ट्री को डाला गया है ना। अब हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में कोई उसमें फैक्ट्स फिगर की जरूरत नहीं है। डिस्टोर्टेड वाला हिस्ट्री, उनकी मनगढ़ंत कहानियां डाली हुई है, वही पढ़ाया जाता है। और उसका फ्रैक्शन में, हर एक चीज जो है एक्चुअल हिस्ट्री को फ्रैक्शन में दिया जाता है, एक लाइन, दो लाइन में, दो दो लाइन में। तो फॉर एग्जाम्पल, मुगल एम्पायर खत्म होने के बाद और ब्रिटिश का पूरा राज भारत पे आने के बाद करीब करीब 76 ईयर्स के टाइम है। 76 ईयर्स के बारे में हिस्ट्री हमें कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता, छोटा सा बता दिया जाता है कि भाई एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, 3 वार में खत्म हो गया था, है ना। तो और उधर एंग्लो सिख वॉर हुआ था, और कुछ भी नहीं बताया जाता पूरा बुक में, इंग्लिश हिस्ट्री बुक और सिविक्स में, इसमें मिलकर ये पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री में तो कभी मुगल कितने महान थे, उतने उनने उनसे हमारे लोग, हमारे राजा कितने हरे थे, ब्रिटिश से हमारी कितनी हार हुई है, वही सब दिखाया जाता है। सिविक्स में दिखाया जाता है हम तो सेकुलर नहीं थे, सोशलिस्ट बिल्कुल भी नहीं थे, यहाँ पे तो बहुत जाति और रीति लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। So it's a huge propaganda is running from past 50-60 years, and they have been successful in doing this. And out of this, what happened is at least two generation, they just completely washed out in terms of India's civilizational values, and the cultural ethos which we had has been already obsolete now from this particular past two generation. It includes my generation too, right? तो उसके वजह से क्या होता है, इंडिया में आज के डेट में देखो ना, थोड़ा सा बंदा पढ़ लिख जाता है ना, उसके बाद लगेगा वो सबसे ज्यादा लिबरलिज्म की बात करेगा, वो भले वो सनातनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे बड़ा लिबरल बन रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा वो लेफ्टिस्ट वोकिस्ट की मेंटेलिटी से, उनके मत से बहुत इजीली एग्री कर जाएगा। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो अमेरिका से आता है, इंग्लैंड से आता है, वही सही होता है ना, उन्हीं को तो फॉलो करना है, उन्हीं के शोज देखने हैं, उन्हीं के सब कुछ लाइफस्टाइल पे उनके जैसे ही, पार्टी जाना है, पब जाना है, ड्रग्स लेना है, सारा चीज वैसे ही करना है ना। कॉस्मोपॉलिटन बनना है, वेस्टर्न बनना है। वेस्टर्न कल्चर तो इतना है इंडिया में जितना वेस्ट में भी नहीं है। मैं नॉर्थ अमेरिका में रह के आ चुका हूँ, इंग्लैंड घूम चुका हूँ, वहां पे देखा हूँ इतना। तो वेस्टर्न जो कल्चर है इतना, तो भाई वहां पे भी लोग, वहां के लोग नहीं फॉलो करते, जो कि सो कॉल्ड गोरे हैं वो नहीं फॉलो करते जितना तुम लोग यहाँ पे फॉलो करते हो। तुम लोग यहाँ पे बैठ के, पता नहीं तुम लोगों को लगता है कि ये फॉलो करोगे तो वहां से क्या मिलेगा हमें, सोशल प्रूफ, वो कभी नहीं मिलेगी। यू गाइस आर ब्राउन, यू विल बी ब्राउन योर लाइफ लॉन्ग, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, डिस्क्रिमिनेशन है तो है, ये वहां पे जाने के बाद भी है, यहाँ पे भी है, हमेशा है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अभी ये जो सारा कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, इसके पीछे पहली बात तो कारण क्या है, कारण जानना पड़ेगा हमें। कारण यही है
जो आज से 77 ईयर्स पहले हुई, उससे पहले ही हुई, जब टू नेशन थ्योरी आया था। टू नेशन थ्योरी तो पहले तो दिमाग में कोई कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, उसको लाया गया। कौन लाया? गांधी ने लाया। गांधी ने किसका ब्रेन वॉश किया? जिन्ना का ब्रेन वॉश किया, क्योंकि जिन्ना जब कांग्रेस छोड़ रहा था उसने देख लिया भाई कांग्रेस के अंदर जो है नेशनलिज्म की तो कोई बात ही नहीं है, ये कांग्रेस पूरा बन रही है क्या सेकुलर बनने के चक्कर में है। और वही जो रशिया से आइडियोलॉजीज आ रही है वही आ रही है, इसलिए तो ये सुभाष चंद्र बोस ने भी उन्होंने छोड़ दिया। इवन प्रेसिडेंट बनने के बाद अब जब उन्होंने लगा कि इन ये बस सत्ता के भूखी है, इनको बस सत्ता चाहिए बाई हुक और क्रुक, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों के ऊपर क्या जाएगा, उसके रिpercussion क्या आएंगे, और उसके बाद जो आगे की जो जनरेशन है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। भले वो लोग वो लोग को कुछ भी करना पड़े, भले उनको अंग्रेज के लिए चाटना पड़े, वो लोग चाटेंगे। ऐसा था। तो he was a smart man, and then he realized he just left out, and then he resigned from this position. He was a president, and then उन्होंने अपना जो है बाद में हमारे रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री वी नो दिस ही फॉर्म्ड आईएनए एंड एवरीथिंग, वी विल टॉक सम अबाउट दिस टॉपिक इन डिफरेंटली। उसका बहुत बड़ा इतिहास है, यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। एनीवेज, तो उस टाइम पे टू नेशन थ्योरी का इंट्रोडक्शन हुआ था, बहुत लोगों ने, जिन्ना ने मना किया था, जिन्ना ने बोला कि जिन्ना उसके बाद जानबूझ के जिन्ना मजबूर होकर उसने फिर मुस्लिम लीग बनाया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बोला भी है कि जो चीज़ सोच के मैं गया था कांग्रेस में वो तो है ही नहीं वहाँ पे। और वो बहुत नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर था। उसके अंदर ये जो जिहाद ये सब तो था भी नहीं उसके अंदर भरा गया। इवन भरा जाने के बाद उसके अंदर इतना तो था उसके अंदर कॉमन सेंस। उसने बोला कि भाई जब टू नेशन बन रही है पूरा पॉपुलेशन एक्सचेंज हो। उसने इस चीज़ की पूरी पैरवी की थी। इंडिया की हमारी जो कांग्रेस की सीनियर और भी सीनियर मोस्ट लीडरशिप थे, उन्होंने काफ़ी लोगों ने उसका सपोर्ट किया। पर प्रॉब्लम ये हुई कि जो बिना पोजीशन के, बिना अथॉरिटी के जो एक दादा बना हुआ था, जिसको नाम दे दिया पूरा महान आत्मा, किस नाम से दिया, वो भी ब्रिटिश का दिया हुआ है। एक बात तो इंडियन लोग इतने मूर्ख थे, उनको पता ही नहीं कि ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है, उसको ले रहे हैं। उसका अगर वो लोग कुछ दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा होगा, कॉमन सेंस तो लगानी चाहिए थी। वो क्यों इसको महात्मा कह रहे हैं और क्यों वो महात्मा के नाम पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ कारण है। किसी ने नहीं उस टाइम पे ध्यान लगा, पूरे देश चलते रहे उसी फ्लो में। चलो ठीक है। वो कौन होता है तय करने वाला कि ये करोड़ों लोग जो मरे, उसके बाद जो मार कटाई हुई है, पंजाब से भर भर के पाकिस्तान से ट्रेन आ रही थी, लाशें यहाँ से भर भर के वहां जा रही थी, सेम चीज। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज तो हुई है कलकत्ता में, है ना। और जो बिग एक्शन डे के नाम पे आप लोग सबको पता है क्या हुआ है। और सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे, ये जो सो कॉल्ड अहिंसा का जो पुजारी था ना, वो जिंदा था उस टाइम पे, उसके सामने हो रहा था, उसने चू तक नहीं खोली। अगर तू भाई अहिंसा का इतना बड़ा पुजारी है तो ये हिंसा नहीं हो रही है? उस टाइम पे तेरी कहीं गई, कहाँ गई अहिंसा? क्यों नहीं आवाज उठाया? तो ये सारे जो टॉप लीडर थे सब देख रहे थे, इनको बस सत्ता की रोटी सेकनी थी बाई हुक और क्रूक। उनको बुढ़े हो रहे थे, उनको पावर की जरूरत थी। नेहरू ने तो बोला भी है वहां पे पब्लिक प्रेस में, इंग्लैंड में बनने के बाद। वो क्या नाम है उसका, लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी के उसके साथ इंटरव्यू में उसने बोला भी है, और वहां पे प्रेस में छपी भी है वो चीज। कहता हम बूढ़े हो रहे थे, सत्ता हमें चाहिए थी, बस हमें लेना था। एनीवेज, ये जो इतने मार कटाई नहीं होती जब उस टाइम पे पॉपुलेशन एक्सचेंज अगर हो जाता, तो भाई क्योंकि जब मजहब के नाम पे बनी है, रिलीजन के नाम पे कंट्री, तो ऑब्वियसली उस रिलीजन के लोग उस कंट्री में रहना चाहिए, जो कॉमन सेंस की बात है। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि भाई उनके साथ माइनॉरिटी जो है उनको रहने के लिए बोलो, उनको एडजस्ट करने के लिए बोलो, सीखने के लिए बोलो। नहीं नहीं, प्रूफ क्या करना चाहते हो? क्या प्रूफ करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो? हाँ, आज जो इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग मरे हुए हैं, और जो मर रहे हैं अभी बंगाल इसमें, बांग्लादेश में, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? उस टाइम पे तो ये बनता था ना, पॉपुलेशन अगर धर्म के नाम पे बनी है, देश बन जाए, काट दिया देश को, काट जाए, लेकिन पॉपुलेशन, फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज होनी चाहिए थी। क्योंकि जब धर्म के नाम पर ही बनी है, हिंदू कहाँ जाएगा, सनातनी लोग कहाँ जाएंगे? एक ही तो देश है उनके पूरे दुनिया में, और कहीं पे होम ग्राउंड है उनके लिए। हाँ। तो इसने जो बोला, बाकी के जितने मूर्ख हमारे नेता थे सबने मान लिया बैठ के, और जबकि ये नेता भी नहीं था, ये तो कोई कैबिनेट से चुना हुआ कोई कोई मिनिस्ट्री भी नहीं था, इसके अंदर कोई मिनिस्ट्री भी नहीं थी, इसकी बात मान के। और वही गलती आज के डेट में करंट गवर्नमेंट जो हो दोबारा दोहरा रही है। तो भाई क्यों आप लोगों ने सीएए का इंट्रोडक्शन
सीए को लाया है, सीए पहले से भी था उसमें उल्लेख, संविधान में एनआरसी का भी उल्लेख था। एनआरसी क्यों नहीं लागू कर रहे हो? सिर्फ असम में क्यों लागू हो रही है? पूरे देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम घूम रहे हैं, पूरे देश में। आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं 4 से 5 करोड़ है आज के डेट में, 4 से 5 करोड़ घूम रहे हैं, और ये इलीगल है, जितने इलीगल तरीके से आए हैं। सिंपल सा फंडा है इसका। अगर आप मुझे सॉल्यूशन पूछो, सॉल्यूशन क्या है? बाय एट एनी कॉस्ट। बिकने के लिए सारे कोई तैयार है। कौन किस किस चीज से बिकेगा? कौन पैसे से बिकेगा? कौन स्ट्रेटेजी से बिकेगा? कोई कौन आइडियोलॉजी से बिकेगा? भाई उसके उसको खरीदो। तो सारे स्टेट्स में, जितने हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, सब में एनआरसी और सीएए को लागू करो बाय एट एनी कॉस्ट। व्हेन यू डू दैट, by default, with the help of CAA, we will be able to invite all Sanatani people, like including Sikh, Jain, Buddhist, Hindus, Parsis, or like all other people, those who are minorities in 3 nations, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, we will be able to invite them. We can bring them home back. जितने भी नंबर बचे हैं अभी, मर काट के तो सब खत्म कर दिए। आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स देख लिया, आजादी से पहले क्या नंबर था, आज क्या है। 30% से 7% आ गया बेंगलोर बांग्लादेश में। अफगानिस्तान में पत्ता साफ हो गया। पाकिस्तान का तो आए दिन खबर सुन रहे हैं, दो दो 4 साल में ये भी साफ हो जाए। तो भाई सीए लाए किस लिए हो? किस दिन के लिए लाए हो? सब कुछ खत्म होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे? 10 साल 11 साल सत्ता में रहने के बाद फुल मेजोरिटी के साथ इतना डर डर के क्या काम कर रहे हो? जो मेजोरिटी के जो मेजोरिटी आपका सबसे बड़ा वोट बेस है, वोट बैंक है, उन मेजोरिटी के लिए आप सर्व नहीं कर रहे हो हर एक स्टेप देने से पहले। और जबकि दूसरे पार्टीज हैं, वो लोग सीना ठोक के बोलते हैं हम तो भाई इसी जात के लिए और इसी धर्म के लिए काम करेंगे। ये हमारे संविधान में खिलाफ है। आप कोई भी रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकते, कोई रिलीजन के बेसिस पॉलिटिकल कैंपेन भी नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बना सकते। लेकिन ये हो रहा है आजादी के बाद से, अभी भी है पार्टी। हैदराबाद में जाके देखो, पूरे रिलीजन के बेसिस पे पार्टी बनी हुई है और उसको प्रीच भी कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम पे तो संविधान का जो है फंडामेंटल राइट्स को कोई उल्लंघन नहीं होता है, डेमोक्रेसी खतरे पे नहीं जाता है। जब जब तुम लोग कर देते हो तब खतरे में चला जाता है। तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? खतरे में जाने दो। 80% तो मेजोरिटी तुम्हारे साथ है ना। अब सबको मिला लिया जाए तो 85% के आसपास तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ तुम्हें इतनी बार चुन के लाए और भी 10 बार चुन के लाएंगे। अगर आप काम करोगे मेजोरिटी के लिए, मेजोरिटी का जो समस्या है, उनकी जो पीड़ा है, पिछले 70, मैं तो बोलूंगा 1000 साल से चलती हुई आ रही है। पिछले 1000 साल से, जब से इस्लामिक इन्वेशन हुआ है और कॉलोनाइजेशन हुआ है। लेकिन जब से हम रिपब्लिक हुए हैं उससे तो कम से कम 77 साल हो गए ना। तब तक क्यों नहीं सॉल्व किया जा रहा है उसको? तुम 11 साल से सत्ता में हो, खाली हमेशा बोलते रहो तो 6 दशक में हुआ है, 6 दशक में हुआ है। आपने क्या कर लिया? आपको पता है ना गलती हुई है ये 6 दशकों में, आप उसको सुधारे क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है। जितने ड्रेकोनियन लॉज बने हुए हैं उसको एक को भी नहीं सुधारा, एक को भी नहीं सुधारा है सनातनियों के फेवर में, एक को भी नहीं अभी आज तक सुधारा। अभी तो हाई टाइम है, कम से कम बांग्लादेश में जो चल रहा है इसको देख के, अगर जो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास जो हिंदू है वो मर रहे हैं, पता नहीं नंबर तो कम ही हो रहा है, उनको बचाइए। उनको बचाने के लिए सीए को इम्प्लीमेंट कीजिए। सीए और एनआरसी पैन इंडिया में लगना चाहिए। बाय एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रुक, डू दैट। वंस यू डू दैट, दिस इज 100%, वो मेजोरिटी है, वो आपको कभी नहीं जाने देगी। क्योंकि मेजोरिटी को दिखेगा एक्शन, एक्शन दिखेगा। भले वो कोई भी पार्टी को सपोर्ट करे आज के डेट में, समाजवादी को करे, कांग्रेस को करे, आरजेडी को, किसी को भी करे, है ना। लेकिन जब ये दिखेगा, और क्योंकि ये चीज लोगों में कनेक्ट होगी, खास करके यूथ है इंडिया में, और क्लोज टू 600 मिलियन पीपल आर यूथ एट द एज ऑफ फ्रॉम 15 to 35। सो ये जो यूथ है ये अनपढ़ गवार नहीं है। ये हर दिन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हर दिन अपडेटेड है, और इनके दिमाग में यही चीज आएगा कि हाँ, ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी एक्शन ली हमारी संविधान को रक्षा करने के लिए, हमारे राष्ट्र को, राष्ट्रहित में एक्शन लिया, और हमारे सनातन सभ्यता को रक्षा करने के लिए। जब ऐसा स्टेप, बोल्ड स्टेप आप लोगे, तो आपका पत्ता साफ कोई भी नहीं कर सकता है। आने वाले 4 किया 5 किया, आप भी ऐसे 7 8 दशक तक रह सकते हैं, कोई नहीं चेंज करेगा। क्योंकि लेकिन जब आप ये जो जात के नाम पे, इसको नाम पे डिवाइड होने दोगे ना, जो ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, उनका काम है करना, वो करेंगे। आप जो इसको होने दे रहे हो और इसको रोक नहीं रहे हो, इसको रोकने के लिए यही है सबसे बड़ा स्टेप। अगर लोगे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, सारे माइनॉरिटीज को बुलाओ यहाँ पे सीए के तौर पे, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप, नागरिकता दो।
एनआरसी को लागू करो, एनआरसी को लागू करने के सारे स्टेट्स में और पूरा पैन इंडिया में, जब सारे वहां के बंदे आ जाएंगे, यहाँ के एनआरसी लागू करो, जितने भी इलीगल है, 4 है 5 करोड़ जितने भी है, उन सबको लात मार के धक्का मार के उन देशों में भगाओ। बांग्लादेश में भगाओ, पाकिस्तान में भगाओ, अफगानिस्तान में भगाओ, जहां भगाना है उनको भगाओ, पर इंडिया के टेरिटरी से उनको बाहर करो लीगली। और एनआरसी अप्लाई करने के बाद उनको लात मार के भगाओ, जितने यहाँ पे इलीगल इलीगल इमिग्रेंट्स आए। और उनके जितने घर है, जमीन है, सब कुछ यहाँ पे उन जो हमारे जो न्यू नए जो माइनॉरिटीज भाई बहन आए हैं उनको वहां पे बसाओ। सिंपल सी बात है। जो आज़ादी के टाइम पे भी हुआ था कि पॉपुलेशन एक्सचेंज होगा तो जो यहाँ पे मुसलमान की जमीन है वहां से जो हिंदू आएगा उसको मिलेगा, जो कि हुआ नहीं, उल्टा हो गया। गवर्नमेंट ने हथिया लिया सब कुछ, और हथिया के वक्फ बोर्ड के नाम पे सबको दे दिया दान पे। ओके, वक्फ का तो बेड़ा गर्क हो रहा है अभी। और ये अगर आप करते हो तो यही एक सोल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म पे सिर्फ आपके पार्टी को नहीं, आपके पार्टी तो सत्ता में आएगी आएगी, लेकिन पूरे भारत की जो अखंडता है और इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा बैकबोन साबित होगा। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, जो स्टेट इतने सेंसिटिव एरिया में है और बॉर्डर शेयर करती है, वहां पे लोगों पे क्या बीतती है डे डे इन डे आउट। आप दिल्ली में बैठ के, बैंगलोर में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के नहीं समझ सकते हो। मैं लिख के देता हूँ, जो लोग वहां पे रहते हैं, एकदम बॉर्डर पे रहते हैं, उनके वहां पे क्या, वहां पे मूवमेंट्स हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, वो उनके लाइफ को पूरा इम्पेक्ट करता है। आप ये मानो या ना मानो, सेम नेम इट, बी इट इन वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेर सेम विद द पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है इसमें आप एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की तरह आओ। इतने लाचार बेबस गवर्नमेंट की तरह मत एक्ट एक्ट करो, और जो एक्ट करो उसको बंद करो एक्ट करना। जब भी कोई बोल्ड स्टेप लेना होता है नेशन के राष्ट्र हित में, उसमें आप एक पैर आगे करके 3 पैर पीछे कर देते हो। सेम आपने किया उसमें, फार्मर्स लॉ में कितने अच्छा बिल लाए थे 3 लोग, उसको इम्प्लाई, उसको अगर इम्प्लीमेंट करते तो मिनिमम 3 से 4 लाख जो फार्मर्स है, 3 से 4 लाख मिलियन फार्मर्स है, उनको अभी ये उसका फायदा मिलता है। लेकिन चिंदी चोर आए सामने, 5-10 मिलियन उनके सामने हाथ जोड़ लिया, पीछे चले गए। किसका हुआ नुकसान? और क्या इमेज शो कर रहे हो अपना कि भाई हम तो कमजोर है गवर्नमेंट, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो माइनॉरिटी के सामने बस सर झुका लेते हैं, है ना? तो इससे आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसमें इस देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और जो अखंडता 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 की बात कर रहे हो ना, वो खंडन होने के लिए तैयार कर रहे हो आप उसका फाउंडेशन बना के जा रहे हो। क्योंकि आप पिछले 6 दशकों में जो रूल हुई है उससे आप अलग कुछ नहीं कर रहे हो। आप उनका जो फाउंडेशन बना है उसी फाउंडेशन के स्टोन पे आप चल रहे हो। आपने कुछ भी अलग नहीं किया। अगर देश हित की बात करें, आपने कुछ भी अलग नहीं किया। डेवलपमेंट अलग जगह, इकोनॉमी को क्या अचार डालना है? जहाँ भी यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, इकोनॉमी कब तक चलाओगे? इकोनॉमिक इंजन, इकोनॉमिक इंजन कब तक चलाओगे? जब यहाँ पे इंटरनल जिहाद होगा, बांग्लादेश वाला सिचुएशन यहाँ पे होगा, इकोनॉमी क्या होगा? बांग्लादेश का इकोनॉमी क्या हुआ अभी? फास्टेस्ट ग्रोइंग थी ना अभी एशिया में, क्या हो गया? अब क्या होने वाला है देखो आगे जाके। वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो। कांग्रेस के जो लीडर्स है ना, वो जो नेता है, छोटे मोटे जो भी चिंदी चोर है, वो लोग जो धमकियां दे रही है, वो धमकी सच में हो सकता है। आप इस चीज को गार्ड मान लो, क्योंकि हमें बांग्लादेश में जो हुआ उससे हमें सीखनी चाहिए। इससे सीखनी चाहिए। हमारे यहाँ पे करीब करीब 20% है इनकी आबादी। अगर ये होता है तो आप जो इकोनॉमी इकोनॉमी का जो इंजन का गान गा रहे हो ना, वो गाना भी अलग जगह जाएगा, इकोनॉमी का इंजन अलग जगह जाएगा, सब अलग जगह बिखरेगा। और इस बाहर की शक्तियां वो करने के लिए पूरा प्रयास लगा रही है। इलेक्शन में भी देख लिया आपने किया, इलेक्शन के बाद भी बांग्लादेश से शुरू हो गया। अभी एक टाइम है जो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की तरह और देश हित में डिसीजन लो। माइनॉरिटी माइनॉरिटी भाड़ में जाए, देश हित में डिसीजन लो। माइनॉरिटी का वोट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? 18% 20% के वोट ना मिले क्या हो जाएगा? आपको सत्ता में रहने के लिए 51% वोट चाहिए, और यहाँ पे 79-80%, अगर सनातनियों को मिला होगा तो 85% के आसपास वोट है आपके पास। 85% को सर्व करो ना यार, 85% को सर्व करो। कौन आपको सत्ता से हिलाता है? कोई भी स्टेट में सत्ता से आपको नहीं हिलाएगा। 85% को जब सर्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि लोग इतना मूर्ख नहीं है जितना मूर्ख आप समझते हो, है ना? ऑपोजिशन इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए हिंदुओं का वोट काटने के लिए कास्ट सेंसस की बात कर रही है। उसको और जातों में और डिवाइड करे, 4 5 8 10 हिस्सों में भाग कर दे, दलितों को कन्वर्ट करा ले। कन्वर्ट ऑलरेडी चल रहा है।
है ना कि इस्लाम क्रिश्चियन मिशनरी और इस्लाम में तो ऑलरेडी कन्वर्शन चल रही है, आप लोग हाथ पे हाथ लेके बैठे रहो ऐसे करके, क्या कर सकते हैं? तो इतने पावर में रह के इतने क्या कहते हैं सीट्स के साथ आप पिछले 10 साल से रहे, एक भी बोल्ड डिसीजन नहीं लिया जो कि सनातनी के हित में हो, नहीं लिया। 10 सालों में सीए इम्प्लीमेंट होके एनआरसी लग के वो सारा मामला खत्म हो जाना चाहिए था। आज बांग्लादेश में नरसंहार नहीं होते हिंदुओं के, आज नहीं होते ये नरसंहार, ये तो होना ही था कभी ना कभी, ये तो हर दिन हो रहा है, अभी मार्च स्केल में हो रहा है, तो हर एक दिन हो रहा है। हर एक दिन हिंदू फैमिलीज को, लड़कियों को, हमारे भाई क्या कहते हैं, हमारे तो भाइयों के साथ गलत काम हो रहा है, बहनों के साथ भी गलत काम हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हर एक लेवल पे होता है, ये हर आए हुए दिन पे होता है। अभी है कि मास लेवल पे हो रहा है, मीडिया चलेगी, इंटरनेशनल अटेंशन मिल गया, अभी आपको ओहो हो क्या हो गया, ओहो, अरे भाई ये सबसे तब से हो रहा है, जब से बांग्लादेश पैदा हुआ है तब से हो रहा है। अगर आपको नहीं, उससे पहले ही हो रहा है, जब ईस्ट बंगाल हुआ करता था तब से ही हो रहा है। लेकिन अभी तो और ज्यादा ही हो गया ना, जब इस्लामिक स्टेट उसको घोषित कर दिया 76 में, तब से तो हो ही रहा है ना, तब से तो कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी इकोनॉमी बाकी सब जाए भाड़ में, अगर आपका इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज रहा ना, इकोनॉमी का इंजन कितना दिन चलाओगे? और जो आपका आइडिया है ना, फ्री बीज देते रहेंगे इनको, फ्री में ये बांटते रहेंगे, बांटते रहो ये सोशल वेलफेयर के नाम पे, और टैक्स टैक्स करते रहोगे, कितना मेजोरिटी लोगों को टैक्स कर रहे हो, जो हाई पेइंग इनकम में है, और उनका टैक्स ले रहे हो, 30% बढ़ा दिया आपने, है ना? वो करते रहो आप, वो कब तक करोगे? एक टाइम पे बंदा फ्रस्ट्रेटेड होकर देश छोड़ देगा। दुबई जैसे कंट्रीज में बहुत जा रहे हैं इंडियंस, ट्रेडर्स बहुत जा रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे टैक्स फ्री है। कुछ भी हो करके सिस्टम बना के अपना पैसा बचाना चाहते हो, कोई हर कोई चाहेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई रेवेन्यू रेवेन्यू किस लिए बनाना है यार, 3 लाख करोड़ जो दे रहे हो ना फ्री में, फ्री बीज उसको बंद करो ना। जो फ्री बीज, फ्री में गेहूं आटा चावल जो बांट रहे हो, ये फलाना ये उज्ज्वला स्कीम है, जिसको जरूरत है उसको दो, जिसका मकान तक बना के दियो, वो मुंह पे कहता है सरकार का काम है बना के देना, हमारा काम करना है, वोट तो मैं उसी को दूंगा ना, वोट तो अपने कौम वाले को ही दूंगा, उसको क्यों दूंगा, ओपनली बोलता है। इससे एक सीखने को मिलना चाहिए, और फिर इसी पे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके एक सॉल्यूशन है। अगर सही में सॉल्यूशन चाहती है सरकार के लॉन्ग टाइम पे बेसिस पे, नहीं तो इसका कोई तोड़ नहीं।